सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 प्रैक्टिस सेट 3। छात्रों, आज हम प्रैक्टिस सेट 3 आपके लिए लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 हमने आपको पहले ही प्रेषित कर दिए हैं। तो प्रैक्टिस सेट 3 का पहला क्वेश्चन है, भारत की मानक यामोत्तर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। तो भारत की मानक यामोत्तर रेखा, देखो मानक यामोत्तर रेखा जो है, यहाँ से जो है समय निर्धारित किया जाता है। तो समय जो राष्ट्रीय समय माना गया तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जो इलाहाबाद के निकट है ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो इसमें से कहीं भी कोई बच्चा कंपटीशन की परीक्षा देता है तो इससे एक ना कोई क्वेश्चन इससे जरूर उठाया जाता है। और इसमें 2-3 बातें हमने आपको बताई थी। पहली बात 82 डिग्री 30 मिनट, दूसरी पूर्वी देशांतर में है, और अगली कहाँ, उत्तर प्रदेश के राज्य मिर्जापुर जिले में है, इलाहाबाद के निकट है। और इसका जो टाइम जो है ग्रीनविच से 5 घंटे नहीं 5.5 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, ठीक 5.5 घंटे आगे रहता है। तो कभी कभी कई बार ये इसी तरह से पूछते थे टाइम कितना भिन्न रहता है इसमें, तो ये बता देंगे। जो भी आपसे जैसा पूछा जाए वैसा आप लिख देंगे। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, अभी हमने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट 2 में ये बात बताई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम यदि देखें तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में पहला स्थान है। अगला प्रश्न इसमें आता है, रूस की खूनी रविवार की घटना क्या थी। तो रूस की खूनी रविवार की घटना एक महत्वपूर्ण घटना थी। वहां का राजा बहुत निरंकुश और अत्याचारी था, ये बात हमने आपको पहले ही बता दी थी। तो इसमें आता है, जार निकोलस द्वितीय की सेना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निहत्थे मजदूरों पर गोलियां चलवा दी। 100 से अधिक लोग मारे गए। 100 से अधिक लोग मारे गए। 20 जनवरी 1905, ये घटना कब की है, 20 जनवरी 1905 की। तो इसमें से भी क्वेश्चन उठ सकते हैं और कि कितने लोग मारे गए, 100 से अधिक लोग मारे गए, और ये घटना कब की है, तो 20 जनवरी 1905 की है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर दिया जा सकता है। ठीक से, अगला प्रश्न है आपका, लोकतंत्र क्या है, परिभाषा लिखिए। तो लोकतंत्र जो है एक सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता या राज्य के सभी निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधियों के माध्यम से, सभी निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। तो व्यक्ति, देखो भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या है, विशाल जनसंख्या, 1 अरब लगभग 50 करोड़ होने जा रही है। इतने बड़े भूभाग है और इतनी बड़ी जनसंख्या है, सबको एक जगह बिठाल के समस्याओं का समाधान करना असंभव है। लेकिन कुछ क्षेत्र बांट दिया गया है, उस क्षेत्र के प्रतिनिधि बना दिए गए हैं जिन्हें जनता ने ही चुना है, वो जनता की समस्याओं को वहां रखते हैं। इसीलिए भारत को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। तो ये सारे प्रतिनिधि वहां जाकर इनको बिठालने के लिए संसद हैं, विधानसभाएं हैं, वहां व्यवस्थाएं की गई हैं। तो वहां ये क्षेत्र की बात रखते हैं, अपने अपने क्षेत्र की, और उनका समाधान सरकार करने का प्रयास करती है। तो इसमें आता है कि परिभाषा दीजिए। तो अब्राहम लिंकन ने अपनी परिभाषा में कहा था कि लोकतंत्र, ये बहुत लोकप्रिय परिभाषा है, अधिकांशतः कंपटीशन की परीक्षाओं में ये आ जाती है, और आपकी परीक्षा में भी, कक्षा 10th में भी इसे बोर्ड में पूछा जाता है, और 9th में भी इसे पूछ लिया जाता है कि अब्राहम लिंकन की परिभाषा बताइए, लोकतंत्र की में अब्राहम लिंकन की परिभाषा। तो लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। यानी कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। अगला प्रश्न आता है, लोकतंत्र की 4 गुण व 4 दोष बताइए। यहाँ मैंने 3 गुण और 3 दोष लिख दिए हैं। यदि 4 पूछे नहीं जाते हैं आपके, लेकिन मैंने यहाँ 4-4 का लिखने का प्रयास किया था, लेकिन पेज थोड़ा कम पड़ गया था, तो 3-3 लिख दिए हैं। आप 3-3 ही पर्याप्त आपके लिए हैं। तो इसमें क्रांति की संभावना कम रहती है, कि इसमें लोकतांत्रिक में क्रांति की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं,
और अगला इसका पॉइंट आता है, ये जनता की लोकप्रिय शासन व्यवस्था है, सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। क्यों? क्यों इसमें गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जीतना हारना वो अलग बात है, लेकिन अपने मन की बात पूरी कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो एक तो ये बात हुई थी की व्यवस्था है, और इसमें देशभक्ति की भावना का विकास होता है, क्योंकि अपने देश के प्रति जन भावनाएं जागृत होती हैं और देशभक्ति की भावना जागृत होती है। अगला दोष, कभी अयोग्य व्यक्ति भी चुनकर आ जाते हैं, ये बहुत बड़े दोष हैं। इसमें दोष क्यों है? क्योंकि धन बल के साथ यदि पैसा अधिक है और कुछ लुभावनी जो है उन्होंने प्रचार प्रसार कर दिया, भारत की अधिकांश जनसंख्या आज भी अशिक्षित है, वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। अगर यदि शिक्षा के महत्व को समझ लें तो व्यक्ति जो है काफी अपना विकास कर सकता है। तो क्या हुआ इसमें, हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या आज भी कैसी है? अशिक्षित है, जिस कारण वह अयोग्य व्यक्तियों को चुन लेती है। लोग लुभावने उनकी बातों में आकर जनप्रतिनिधियों की और प्रत्याशियों की और अपना मतदान कर देते हैं, या लालच में आके कर देते हैं, कुछ बिक जाते हैं, वो सब आप लोग जानते ही हैं। अगला है, जाति पाति का बोलबाला रहता है। अब ये भी बहुत धार्मिक और जाति पात वाली बात बहुत रहती है हमारे देश में। वो क्या है जाति पात वाली बात? वो कुछ लोग कहते हैं कि वो अपनी अपनी बिरादरी का व्यक्ति लड़ रहा है, हम उसी को वोट देंगे, और उन्हें वोट नहीं देंगे, दूसरे व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। हालांकि दूसरा व्यक्ति पढ़ा लिखा है और वो अच्छा विकास कार्य करने में सक्षम है, ज्ञान रखता है। एक बात बताओ, नाराज होने वाली बात नहीं है इसमें। कोई व्यक्ति बिल्कुल अशिक्षित है, वो सरकारी कामों में को समझ सकता है, अधिकारियों के विचारों को समझ सकता है? नहीं समझ पाएगा। अधिकारी उसे जैसा समझा देंगे वो वैसा ही मान लेगा। अधिकारी हमेशा अपने लाभ के लिए समझाएगा, जनप्रतिनिधि वो इस बात को नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए जनप्रतिनिधि का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, जिससे कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी की बात को आसानी से समझ ले और इसमें देख ले हमारी जनता का कहां तक हित है। अगला है, समय व धन का अपव्यय। इसमें समय का बहुत अधिक अपव्यय होता है और धन का भी अपव्यय होता है। समय का अपव्यय जो होता है, चुनाव प्रचार समय बहुत दिनों तक चलता रहता है और ये प्रचार होता रहता है। प्रचार में क्या होता है, बहुत अधिक धन खर्च होता है। धन आप जानते ही हैं, लोग कुछ ना कुछ चीज़ों का वितरण करते हैं चुनाव वोट इलेक्शन जीतने के लिए, और या तो पैसे नकद भी देते हैं, कई ऐसी चर्चाएं आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और चुनाव को दोषपूर्ण बना देते हैं, शराब बांटते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को प्रभावित करती हैं। तुरंत प्रभावित तो कर रही हैं, लेकिन बाद में उनके दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। ये जब अगला है, चीन की संसद का क्या नाम था? तो चीन की संसद का नाम है राष्ट्रीय जन संसद। ये क्वेश्चन कंपटीशन की परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है और आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लें। अगला है, किस देश में 2015 में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ? बताओ। ऐसे ऐसे भी देश हैं विश्व में जिनमें महिलाएं वोट नहीं डाल सकती हैं। तो ऐसा ही एक देश था विश्व में, सऊदी अरब में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार ही नहीं था, वो मतदान नहीं कर सकती थी, लेकिन 2015 में वहां मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अधिकांशतः कंपटीशन में ही पूछा जाता है, वैसे ही पूछा जाता है। अगला, कृषि को किस क्षेत्र में रखा गया है? तो कृषि को यदि देखा जाए तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र, यानी प्राकृतिक जितनी वस्तुएं हैं उन्हें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो छात्रों, ये आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट था और तीसरा प्रैक्टिस सेट मैंने आपको पूरा समझा दिया। एक बार पुनः हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि आपको स्मरण रहे, पुरानी बातें याद आ जाएंगी। भारत की मानक एवं उत्तर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? मिर्जापुर के, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है और 5.5 घंटे अधिक है, आगे है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा विश्व में स्थान है? 7वां। रूस की खूनी रविवार की घटना क्या है, कब हुई? तो यहाँ पर जो है जार ने मजदूर और जो प्रदर्शनकारी थे उन पर गोलियां चलवा दी, 1000 लोग मारे गए। 20 जनवरी 1905 की घटना थी। अगला प्रश्न था, लोकतंत्र क्या है? परिभाषा दीजिए। तो लोकतंत्र जनता का शासन होता है और वो जनता जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है,
और परिभाषा इसमें दी गई है अब्राहम लिंकन की, लोकतंत्र का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। अगला, लोकतंत्र के 4 गुण 4 दोष। तो इसमें गुण है, इसमें क्रांति की संभावना कम होती है, जनता की लोक प्रति शासन व्यवस्था, इसमें देशभक्ति की भावना का विकास होता है। अगला है दोष, कभी अयोग्य व्यक्ति भी चुन जाते हैं, जात पात का बोलबाला रहता है, समय व धन का अपव्यय होता है। 3 मैंने पॉइंट इसमें लिख दिए। चीन की संसद का क्या नाम था? तो चीन की संसद का नाम था राष्ट्रीय जनसंसद। अगला प्रश्न है इसमें, किस देश में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ? तो सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ 2015 में। अगला प्रश्न है, कृषि को किस क्षेत्र में रखा गया? तो प्राकृतिक है, और कृषि को जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो ये आप सारे प्रश्न तैयार कर लें, तीनों सेट मैंने आपको दे दिए हैं, और आप ठीक से अच्छे से तैयार करके परीक्षा दें। इसके बाद पुनः मिलेंगे, और एक बात ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।